हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com। नेक्स्ट आप ऑब्वियसली अम्बेडकर बहुत ज़्यादा नोन है फॉर हिज पोलिटिकल आइडियाज, his views on the idea of rights, his views on constitutional democracy, and so on and so forth. Right? So from social, the idea of social reforms, the idea of social democracy, we now move on to his political ideas. Now we've already talked about कि किस तरह से जब वो USA में थे, बहुत सारे ये जो आइडियाज थे जो कि बेसिस थे ऑफ इगैलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक सोशल पोलिटिकल सिस्टम, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए। एंड यही इम्पैक्ट के कारण जो है उनको रियलाइज हुआ कि ये इंडिविजुअल राइट्स का जो आइडिया है वो लोगों की कंडीशंस को बेटर करने के लिए कितना जरूरी है। कि आखिरकार राइट्स क्या हैं? राइट्स आर क्लेम्स जो कि इंडिविजुअल्स को मिलते हैं, नॉट जस्ट अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट सोसाइटी, सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी एंड डिग्निटी, so that they may have the freedom to lead the kind of life that they want to pursue. ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो राइट्स थे, अंबेडकर का ये मानना था कि ये राइट्स जो हैं शुड बी डिराइव्ड आउट ऑफ जो कि आपकी नेचुरल राइट्स थ्योरी थी। Now technically Ambedkar being such a great legal luminary, why didn't he believe in legal rights? लीगल राइट्स जो है आखिरकार किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑन लॉ। कि एक लॉ जो है इनको ग्रांट करेगा एनी काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, एनी काइंड ऑफ स्टेटस, एंड दे बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ना अंबेडकर ने तो खुद ही देखा था कि आप रिगार्ड कर लीजिए कि एंशिएंट इंडिया में व्हाट वाज द लॉ बुक? मनुस्मृति। एंड मनुस्मृति ने बोल दिया लॉ ऑफ द लैंड क्या है? वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है। तो क्या वो सही है? नहीं। ऑन द अदर हैंड नेचुरल राइट्स, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और बेसिक राइट्स की बात करते हैं, एंड वुड इवन क्वेश्चन अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, एंड देयरफॉर अंबेडकर बिलीव दैट सच राइट्स शुड बी derived out of this natural rights theory rather than a legal rights theory. साथ ही में अगेंस्ट से पीपल लाइक गांधी जो कि पंचायती राज सिस्टम की बात करते थे, गांधी बिलीव्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म बट अगर आपने एक सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लाना है ना इस देश में, डेमोक्रेसी के बिना ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है ट्रूली पार्टिसिपेटरी तभी होगी जब हर किसी को
इक्वल मौका दिया जा रहा होगा टू बी अ फ्रूटफुल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। एंड इंपॉर्टेंटली उन्होंने इसीलिए बोला था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है शॉर्ट लिव्ड रहेगी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्यों होती है? द राइट दैट यू कैन बेसिकली वोट फॉर एनी गवर्नमेंट, और द फैक्ट दैट यू कैन एक्चुअली really sort of be elected to the government, right? वो बोलते हैं ये जो political democracy है ये unfounded होगी अगर at the heart of it does not lie social and economic democracy. Social democracy wherein society में graded inequality ना हो, right? Feelings of unity हो, feeling of fraternity हो, and very importantly economic democracy हो जहाँ पे हर किसी के पास equal opportunity हो, economic justice ensured हो, right? यहाँ पे ही है बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही बिलीव्ड दैट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी नीड टू गो हैंड इन हैंड। एंड अम्बेडकर जो है इनको एक्चुअली एक होली ट्रिनिटी बुलाते हैं कि एक जो है दूसरे के बिना काम नहीं कर पाएगी। अगर आप सिर्फ लिबर्टी दे देंगे विदाउट इक्वालिटी तो इसके कारण क्या होगा? लोगों में भेदभाव बढ़ेगा, एंड भेदभाव बढ़ेगा, एवरीवन विल बी जेलस ऑफ ईच अदर, दे विल ट्राई टू हार्म एंड हर्ट ईच अदर, तो लिबर्टी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप सिर्फ इक्वालिटी दे देते हैं और हर किसी को आप इक्वलाइज कर देते हैं, ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन देयर स्किल्स, देयर टैलेंट्स, तो क्या होगा? लिबर्टी की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बोला कि इन तीनों को इकट्ठे चलने की जरूरत है। अगर आप एक को भी हटा देंगे तो जो डेमोक्रेसी का काम है दैट इज टू इंश्योर the idea of social democracy wherein there is egalitarianism, political democracy wherein everyone has the freedom to actually be able to pursue their sense of life and livelihood and the kind of future that they envision for themselves, and economic democracy जहाँ पे economic justice अगर नहीं होगा, एक तरह का economic justice और economic equality नहीं होगी तो लोगों के अंदर भेदभाव हमेशा रहेगा and sense of brotherhood and fraternity नहीं आ पाएगी। इंपॉर्टेंटली उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर रोल किसका होना चाहिए? स्टेट का होना चाहिए, राइट? सो ही इज समवन हु सीज स्टेट एज अ वेरी पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन, कि स्टेट जो है एक ट्रांसफॉर्मेटरी रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट एज द सेंट्रलाइज्ड मेन अथॉरिटी, इसके पास पावर है कि पूरी सोसाइटी में लोअर एक्लियंस के अंदर एक तरह से जो पेरोकियल अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी बेस्ड जो इंटरेस्ट चलते हैं, जो भेदभाव की भावनाएं चलती हैं, उनको वो हटा सकता है, राइट? तो तभी जो है वो गांधी को इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ये जो पंचायती राज वाली इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज वाली गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ अ सेंट्रलाइज स्टेट, इससे ये पैरोकियल इंटरेस्ट डिसअपियर नहीं होंगे, इनफैक्ट ये तो और बढ़ जाएंगे, एंड दे विल फर्दर पुल द इंडियन सोसाइटी बैकवर्ड्स रादर देन पुशिंग इट फॉरवर्ड्स। Ambedkar on the other hand was in favor of the British parliamentary model. Already India ने experience कर लिया था British parliamentary model को, right? Very importantly Ambedkar को लगता था given the parliamentary format of the government, जितनी इंडिया की diversity है ये parliament में represent हो पाएगी, ठीक है? साथ ही में he was very pro the kind of rule of law that parliamentary system stood for. रूल ऑफ लॉ का आइडिया क्या है ना? रूल ऑफ लॉ आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा, दिस वाज अ कॉन्सेप्ट which was put forth by A.V. Dicey. इनफैक्ट हम बोलते हैं ना कि हमारा जो आर्टिकल 14 एंड 15 है वो इसी रूल ऑफ लॉ के आइडिया जो है उस पे बेस्ड है। अब रूल ऑफ लॉ की इमेजिनेशन क्या है? अगेन दिस वाज समथिंग जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था, ठीक है? बिकॉज अगेन फ्रेंच का आइडिया क्या था? द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, राइट? द आइडिया कि हमने जो है इन सारी चीजों को जो है इंश्योर करना है। अब रूल ऑफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंटली इज समथिंग जो कि असर्ट करता है आपकी इक्वालिटी को, राइट? इट इज समथिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्ड करता है कि लॉ की अगर बात की जाए, लॉ के सामने हर कोई जो है इक्वली ट्रीट होगा। तो चाहे आप एक पॉपर हो, कोई बेगर हो, या फिर आप कोई राजा महाराजा हो, लॉ की नजर के अंदर जो है आप सब इक्वल हैं, राइट? सो द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज वन ऑफ द क्रूशियल प्रिंसिपल्स जो कि अप्लाई करता है टू दिस डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंटली इसके बाद जो है एक और चीज वो बोलते हैं कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए।
आर्बिट्रेरीनेस मतलब लॉ फॉलो होना चाहिए, ये ना हो कि मतलब जो लॉ हो वो सुप्रीम होना चाहिए, लॉ के आगे कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। कि मैं ये नहीं बोल सकती दैट जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक समवन, even if they've done a small crime, like maybe they stole something, they should be put to death. No, there should be absolute supremacy of law. कोई भी जो है लॉ से बड़ा ना हो, लॉ से बढ़कर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये किसी के लिए भी कोई स्पेशल राइट्स नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, किसी इंडिविजुअल में कोई डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं किसी भी तरह से रिकॉग्नाइज करेगा। राइट, सो दीज वर सीन एज द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। नाउ इन एन इंडियन सोसाइटी जो कि इतनी कास्ट डिवाइडेड है, इतनी डिस्क्रिमिनेटरी है, इतनी एक्सक्लूजनरी है, एंड किस पे बेस्ड है? ऑन एन आर्बिट्ररी फैक्टर ऑफ दैट यू वर बोर्न इन अ सर्टेन फैमिली, राइट। तो ये आर्बिट्ररीनेस को खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए था? रूल ऑफ लॉ चाहिए। तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा इन सपोर्ट थे अंबेडकर ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मॉडल, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। साथ ही में उन्होंने बोला कि देखिए इंडिया जो है एक डिफरेंट कंट्री है। अब पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल जो है इज ऑब्वियसली अ यूनिटरी मॉडल, राइट। इट इज अ यूनिटरी मॉडल। वहां पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोई फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है। एंड टेक्निकली द पार्लियामेंट इन ब्रिटेन इज अ सॉवरेन बॉडी, right? It is a sovereign body, it can do as it pleases. Now because of this reason अंबेडकर रियलाइज कि देखिए ऐसा भी हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटेरियन जो कम्युनिटी है उसकी गवर्नमेंट आ जाए पावर में, और अगर कोई चेक ही नहीं होगा पार्लियामेंट में, अगर इतनी फार रीचिंग पावर्स होगी इंडियन पार्लियामेंट के पास जैसे कि ब्रिटेन में अवेलेबल है, तो इंडिया के अंदर जो है बेसिकली डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, राइट। ब्रिटेन में चलती आ रही है बिकॉज ब्रिटेन हैज अ लॉन्ग एंटीसीडेंट विद रिगार्ड टू डेमोक्रेसी। तो इसीलिए इवन विदाउट दीज चेक्स एंड बैलेंसेस ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है चलती आ रही है। वाई? बिकॉज द डेमोक्रेटिक नॉर्म ऑफ द सोसाइटी इज द बिगेस्ट चेक देयर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही हमें ये चेक्स को इंग्रेन करने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई ही पुट फॉरवर्ड अ वेरी डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स वर अवेलेबल, राइट। जहाँ पे ही इंश्योर्ड इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ जुडिशरी, जहाँ पे ही इंश्योर्ड अ फेडरल सेटअप, right? Even if the union had more powers, he ensured that federalism was given a constitutional status ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो है एक तरह का एक चेक रखा जा सके, ठीक है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली विद इन फंडामेंटल राइट्स उन्होंने स्पेशल राइट्स की बात की, जहां पे अगर राइट टू इक्वालिटी अवेलेबल था तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर भी जो है उन्होंने सर्टेन एबरेशंस डाले, जहां पे ये इक्वालिटी ये जो इक्वालिटी है उसको ट्रूली एनफोर्स करने के लिए ही सेड अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए सो दैट एवरीवन कैन एक्चुअली बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सिमिलरली राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो है इज समथिंग विच वाज फॉर द सेक ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर डिप्रेस्ड कम्युनिटीज। सिमिलरली माइनॉरिटीज की इंटरेस्ट बचाने के लिए एंड मेजोरिटेरियन टेंडेंसी कम करने के लिए उन्होंने विद इन फंडामेंटल राइट्स जो है ये ग्रुप राइट्स जो कि आपके रिलीजियस राइट्स थे, एजुकेशनल कल्चरल राइट्स थे, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया। साथ ही में अंबेडकर एज अ पर्सन वाज समवन हु वाज वेरी प्रो वुमेन्स राइट्स। इनफैक्ट उनका एक काम है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, जहां पे उन्होंने बात की कि मनुस्मृति के अंदर विमेन को जिस तरह से ट्रीट किया गया है इट इज एक्चुअली हाउ द शूद्रस वर ट्रीटेड। सो ही सेड कि विमेन की इंप्रूवमेंट के लिए हमें जो है मेजर लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, उनको इक्वल राइट्स देने की जरूरत है। एंड इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द बेसिस ऑफ द हिंदू कोड बिल, जिसके कारण इतनी सारी डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, एंड विच इवेंचुअली फोर्स्ड अंबेडकर टू क्विट द नेहरू कैबिनेट एज वेल, राइट। अंबेडकर का मानना था, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड कोट, दिस इज अ वेरी डिफरेंट कोट। तो अगर आपको ये एसे में यूज करना हो, एथिक्स में यूज करना हो, राइट, इट्स अ रियली नाइस कोट दैट वाज गिवन बाय अंबेडकर। अंबेडकर सेज दैट डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट जहां पे रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में वो लाए जा सकते हैं, बट विदाउट एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड ब्लडशेड। सो डेमोक्रेसी एक्चुअली बिकम्स अ मीन्स of changing the society, changing the economy for the better by bringing about changes from the top down so that our country can move in a progressive path, but instead of the kind of violent struggle revolution का path that communism ने आगे रखा था, उसके against जो है अंबेडकर actually believed in a positive liberal democratic
फॉर्मेट, ठीक है। और यहीं पे वो बोलते हैं कि ये कंडीशंस जो कि डेमोक्रेसी ने इंश्योर करनी है, ये कौन सी कंडीशंस है ताकि ये सोशल एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाई जा सके वाया दिस पॉलिटिकल मेथड। दिस इज पहली चीज, सारी ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज जो है सोसाइटी में वो खत्म कर दी जानी चाहिए, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। सेकेंडली, एक इफेक्टिव ऑपोजिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? व्हाई? बिकॉज द ऑपोजिशन विल ऑलवेज कीप द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज एंड पुश इट टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर, एंड साथ ही अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज जो है उसको भी चेक में रखेगा। नेक्स्ट इज इक्वालिटी होनी चाहिए इन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द लॉ शुड इक्वली अप्लाई टू वन एंड ऑल, everyone should be treated equally by law, right? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रैशनल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक वेबर इमेजिन करते हैं वैसी होनी चाहिए। लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट मेरी भाई मेरा कोई रिश्तेदार है, या मैं किसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, या मैं किसी रीजन से बिलोंग करता हूँ, इसके कारण उनको जो है सर्विसेज नहीं मिलनी चाहिए, बट हर किसी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू अवेल वेरियस सर्विसेज, राइट? साथ ही में एक और चीज जो इसकी कंडीशन वो बोलते हैं इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आपको याद होगा दैट दिस इज अ टर्म दैट हैज आल्सो बीन कोटेड बाय द इंडियन जुडिशरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिकली कहते हैं दैट देयर आर सर्टेन नॉर्म्स दैट नीड टू बी फॉलोड अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंस्टीट्यूशंस कायम रहे, ठीक है। सो इवन दो जुडिशरी में ये नया वर्ड आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाज समथिंग दैट डॉक्टर अंबेडकर हैड एक्चुअली टॉक्ड ऑफ। तो ही सेड कि देखिए अब इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे जो है हिंदू सोसाइटी के कारण इतनी इनइक्वालिटीज भी रही हैं, तो इसके कारण क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो है उनके हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंश्योर करनी है, एंड इफेक्टिव गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करनी है। तो उन्होंने बोला था कि इसके लिए हमें जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम किस तरह से अपहोल्ड करेंगे? अगर कुछ जो स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं एंड जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में इन वर्ड्स नहीं लिखा गया है, बट जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर जो है वो डिपिक्टेड है, हमें उसे फॉलो करना है। सो द फैक्ट दैट रूल ऑफ लॉ शुड बी मेंटेन्ड, दैट इंडिविजुअल लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, right? To follow due process of law, to follow the kind of values that have been ingrained in the preamble. यही चीजें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, और ये रिफ्लेक्ट की गई है हमारे प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपीज में और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। तो ये क्या है, ये कोर, ऐसे कोर प्रिंसिपल्स है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखते हैं, और अगर हम इनको नहीं फॉलो करेंगे आवर डेमोक्रेसी विल फॉल डाउन। सो सबरीमला वर्डिक्ट के अंदर बहुत सारी जगह जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात जो है उन्होंने की है, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन नॉर्म्स को अपहोल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि प्लूरैलिटी एंड डाइवर्सिटी जो सोसाइटी की वो भी मेंटेन की करके रखी जा सके, एंड एट द सेम टाइम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखा जा सके, दैट ताकि पीपल हैव अ, लोग जो है ट्रस्ट करते रहे इंस्टीट्यूशंस में भी और गवर्नमेंट्स में भी, और आपकी जो प्रेजेंट डे फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी। The next important thing that Ambedkar actually talks about is social justice. अब ये भी जो है एक उनके political ideas का ही path है, because again with regard to social justice, instead of the Gandhian route which was social action based, which was community based, which was based on altruistic natures of individuals. Altruism क्या होता है? देने की भावना, ठीक है, चैरिटेबल नेचर। तो ट्रस्टीशिप क्या है? ट्रस्टीशिप में प्रॉपर्टी आप ही के पास है, बट आपने उसको यूज करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है। कास्ट वर्ण जो है अभी भी इंटैक्ट है, बट आपने क्या करना है, अपने मन से जो है लोअर कास्ट के घर जाना है, उनके घर में खाना है, उनकी जो है सफाई करनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगेंस्ट दिस सोसाइटल अप्रोच अंबेडकर प्रेफर्ड अ मोर लीगल एंड पॉलिटिकल अप्रोच टू सोशल जस्टिस। वो कहते हैं, विद्युत चक्रवर्ती की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सोशल जस्टिस जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, एंड देयरफॉर इसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इन इंडिया। अंबेडकर कहते हैं देखिए मैं तो नहीं रिलाई कर सकता ऑन दिस गांधीयन स्ट्रैटेजी
कि भैया लोगों के मन में हमेशा ये सद्भावना रहेगी, पीपल हायर कास्ट इंडिविजुअल्स विल ऑलवेज वांट टू केयर फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, दे विल ऑलवेज वांट टू परपेचुएट देयर इंटरेस्ट, दे विल वांट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। He said, how can I rely on this? कल को आपकी नीयत बदल गई तो हम क्या करेंगे? तो he says, I don't want any favors from you. I don't want any altruism for you. What I want are legal and political measures जो कि एक तरह से कंपल्शन हो गवर्नमेंट पे ताकि आपने डिप्रेस्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है एंड उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्रेन करना चाहता हूं अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। पहली चीज जो कि डिटर्मिन करेगी कि किस तरह का डिसएडवांटेज जो है वो सफर करते हैं लोअर कास्ट, शूद्रस, अनटचेबल्स, दलित्स, एंड किस तरह से हम इन सोशल डिसएडवांटेजेस को रेक्टिफाई करें। इनको रेक्टिफाई करने के लिए द काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स जो कि उन्होंने बात की, जिनकी दोज वर ऑफ 3 टाइप्स। पहली चीज वो कहते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक एक्सटेंशन थी उनके पूना पैक्ट की कि आपने ये प्रॉमिस किया था, तो शेड्यूल कास्ट की रिप्रेजेंटेशन जो है, डिप्रेस्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन जो है होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल जो आपके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं टिल द पार्लियामेंट, एवरीवेयर यू सी दैट देयर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इनफैक्ट दिस इज द थिंग दैट इवन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डेल्थ विद, जहां पे इन रिजर्वेशंस को और 10 साल जो है एक्सटेंड कर दिया गया था। The next very important thing that he talked of was reservation and affirmative action. ठीक है, ये अगेन वो समथिंग जो कि बहुत ज्यादा उन्होंने बात की कि अगर आपने ट्रूली लाना है डिप्रेस्ड क्लासेस को और एट द सेम लेवल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, तो इंश्योर करना जरूरी है आपका अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन के थ्रू इनके राइट्स को, राइट। सो इवन विद इन द फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर वी सी दैट, तो आपका जो आर्टिकल 15 है उसके अंदर भी यू हैव सब क्लॉज 3 and 4 जो कि बात करता है कि ये राइट टू इक्वालिटी जो है यूज नहीं किया जा सकता टू से कि द गवर्नमेंट कांट मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस। द गवर्नमेंट डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस of prohibition of discrimination and that everyone needs to be treated equally, right, इसके डिस्पाइट भी जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, चिल्ड्रन या फिर कोई भी और बैकवर्ड क्लासेस, या फिर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ जिसको हम बोलते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस विच इंक्लूड्स योर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिमिलरली इसके अलावा उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव पॉलिसी सपोर्ट मेजर्स भी जो है प्रोवाइड करने चाहिए इन ग्रुप्स के लिए, ताकि ये जो है फुल फायदा उठा सके और वेरियस डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर मेजर्स, राइट, जो कि स्टेट लेता है। एंड दैट इज व्हाई यू हैव न्यूमरस स्कीम्स which were put forth to ensure the development and welfare of scheduled castes, right, including the scheduled caste sub plan that you had, right. Then you also have various credit schemes and self-employment schemes for rehabilitation of manual scavengers. There is a medical aid scheme which has actually been named after Dr. Ambedkar as well, right. So ये सारी जो जितनी भी चीजें थी, they were all policy measures, right, that were geared towards ensuring their welfare. Similarly आप मान सकते हैं कि bonded labor के against जो laws हैं, right, equal wages के लिए जो laws हैं, minimum wages के लिए जो laws हैं, SC/ST Prevention of Atrocities Act जो है, these were also seen as policy and statutory measures geared towards this thing. ठीक है, so पहले आपका Civil Rights Act आया था and then the SC/ST Prevention of Atrocity Act to ensure the welfare of your depressed classes. ठीक है, अब now we arrive at the another main problematic area which was the Gandhi Ambedkar debate, right. Now गांधी और अंबेडकर के बीच की जो मेन डिबेट थी that was with regard to, दोनों ने माना कि हाँ जी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट, कास्ट सिस्टम इज डिस्क्रिमिनेटरी, कास्ट सिस्टम बुरा है, इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी, इट लीड्स टू वेरियस अदर इश्यूज, तो व्हाट इज इट दैट वी शुड बी डूइंग, राइट। नाउ द प्रॉब्लम एमर्ज कि हमने इस कास्ट सिस्टम को कॉम्बैट कैसे करना है, द वेज, द मेथड्स through which caste system and this issue of untouchability was to be resolved, that became the main issue of debate. ठीक है, गौरव कहते हैं कि गांधी के लिए क्या था, हमेशा एक सोशल स्ट्रैटेजी थी, इट वाज अ सोशल इशू, इट वाज एन इशू कि हिंदुइज्म के अंदर ये प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट करती है एंड हम सोसाइटल लेवल पे ही इसको रिजॉल्व करेंगे
एक दूसरे के अंदर सद्भावना की फीलिंग जगा के, एक दूसरे के अंदर एल्ट्रुइज्म की फीलिंग जगा के। अंबेडकर ऑन द अदर हैंड बिलीव्ड कि भैया ये तो काम नहीं करने वाला, एंड ऑन द अदर हैंड बिलीव्स कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल राइट्स इंश्योर करने की जरूरत है, जिसके थ्रू ये फाइनली अचीव कर पाएंगे अपने राइट्स को। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अंबेडकर ने जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गांधी की जो अप्रोच थी ऑफ फॉर द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जहां पे उन्होंने बोला कि देखिए शास्त्रस आर नॉट एट फॉल्ट। सो इनफैक्ट गांधी वाज समवन हु हैड नो प्रॉब्लम विद वर्ण. He in fact said that Varna is a natural system which is a natural division of labor which exists in the society, or this natural division of labor was something that was talked of in the Shastras. So Shastras technically weren't wrong, it is the interpretation which is wrong, which has made caste an ascriptive identity rather than a basis of division of labor. अंबेडकर कहते हैं कि अगर आप वेरी फाउंडिंग बेस जो है उसका वर्ण सिस्टम, उसको ही रिजेक्ट नहीं करोगे तो आपसे कास्ट सिस्टम नहीं रिजेक्ट हो पाएगा। ये जो आप डिफरेंशिएशन ड्रॉ करना चाहते हो बिटवीन कास्ट एंड वर्ण, इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस, right? And this was the main point of debate between Gandhi and Ambedkar, and that is why he said, Ambedkar का ये मानना था कि देखिए हिंदू जो है, हिंदू सिस्टम के अंदर रह के तो दलित्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। ये जो आइडिया है गांधी का कि आप वर्ण सिस्टम को इंटैक्ट रखो एंड इनफैक्ट हिंदुइज्म की ही अप्रोच फॉलो करो, एंड लोगों को हिंदुइज्म का पाथ अपनाते हुए ये रिनाउंस करना चाहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी को, एंड उसके लिए जो है माफी मांगनी चाहिए, और उसके लिए जो है उसकी भरपाई के लिए दे शुड अंडरटेक वेरियस वर्क सच एज क्लीनिंग स्ट्रीट्स, क्लीनिंग सीवेजेस, डूइंग कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, programs and so on and so forth. Ambedkar says, listen, I don't want your charity. What I want is a framework जहां पे rights based हो. Again, we've talked about कि natural rights के idea में वो believe करते थे. So he says, I want rights. And British government के time से वो पीछे पड़ गए कि मुझे तो political representation और मेरे को दो rights. Very importantly, यही जो है basis बन गया of the greater debate wherein he said that I will reject the caste system, I will reject the varna system जो कि गांधी नहीं कर रहे थे, and I reject Hinduism as well. गांधी ऑन द अदर हैंड वाज वेरी अटैच्ड टू हिंदुइज्म, राइट? वो तो बहुत मानते थे, वेद को मानते थे, शास्त्रों को मानते थे, भगवत गीता उनको बहुत पसंद थी, राइट? एंड अंबेडकर को लगता था कि यही अटैचमेंट जो है गांधी की ना, ये एकदम गलत है। इनफैक्ट ये जो है ऑर्थोडॉक्सी को एक नया रूप दे रही है, जहां पे अनटचेबल्स को की रेवोल्यूशनरी नेचर को ये कर्ब कर रही है, उनको राइट्स के बेसिस पे अपने डिमांड्स आगे रखने की बात नहीं कर रही, बट बोल रही है कि देखो, अरे हायर कास्ट कितने अच्छे हैं, दे आर सो काइंड टुवर्ड्स यू, दे आर सो स्वीट, they are voluntarily giving up things, they are voluntarily coming to you and dining with you and marrying you and working for you and doing all these parts. So these things were something that Ambedkar found extremely condescending, कि आप बहुत ही patronizing रूट अपना रहे हैं, and because of this he said ये जो हरिजन वर्ड है ये भी गलत है, हम दलित हैं, राइट? ये गॉड्स चिल्ड्रन हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें अपलिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन योर अपलिफ्टिंग, राइट? साथ ही में अंबेडकर ने बहुत सारे और भी जो नोशंस थे गांधी की, चाहे वो स्वराज हो, right, इसके अगेंस्ट ही wanted a state led approach, non-violence हो, he said non-violence is only okay till a limited extent, decentralization based on पंचायती राज हो, he wanted a state which was strong, which could impose important reformatory laws on parochial society. खादी, ट्रस्टीशिप एंड वेजिटेरियनिज्म की जगह वो क्या बोलते हैं, अरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाओ। यही इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आएगी, पीपल विल बी पुश्ड आउट ऑफ द विलेज, ये जो एग्रीकल्चर है उसको नेशनलाइज करो, ये जो कास्ट सिस्टम इकोनॉमिक्स में भी परपेचुएट करके लोगों को ऑप्रेस कर रहा है उसको हटाओ। इनफैक्ट एन सुकुमार ये मानते हैं कि अंबेडकर का ये बिलीफ था कि कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम ने ना ही सिर्फ सोशली बट इकोनॉमिकली भी क्रिपल कर दिया है डिप्रेस्ड क्लासेस को, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन मीन जिसके थ्रू इनको इससे छुटकारा मिल पाएगा। they will be able to get good jobs, they will be able to get good wages, and they will be able to get a good position in society. So rather than resting on कि भैया ये बड़े लोग आके हमारा जो है they will help us get better, you have to make yourself self
sufficient. ठीक है. However, गोपाल गुरु ने on the other hand एक ये आइडिया आगे रखा है कि in fact अंबेडकर और गांधी में कुछ ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं था, and in fact it's a very selective reading of Gandhi which leads to the rejection of his thought by both Ambedkar as well as his followers. He says there is a possibility of reconciliation अगर आप दोनों को ही बहुत widely read करेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ ingrain करने की कोशिश करेंगे, let them go hand in hand rather than putting them ऑन ऑपोजिट एंड्स. तो बोलेंगे अगर हम ऐसी एक अप्रोच अपनाएंगे, एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाएंगे, देन अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन इज देयर बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर विच विल ओनली लीड टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. Last but not the least is very importantly Ambedkar on Marxism. Now we realize that Ambedkar was critical of the society, he was critical of economy, he was critical of polity, and he was trying to put forth an alternative path. And more often than not, ये king of alternative path क्या है? Marxism, communism. राइट. यूरोप के अंदर जब भी ऑल्टरनेटिव पाथ की बात हुई, मार्क्सिज्म आया, कम्युनिज्म आया. आखिरकार वो भी तो बात कर रहे हैं, वहां पे बेसिस क्या है? क्लास है. यहाँ पे बेसिस क्या है? कास्ट है. कि यहाँ पे क्लास जो है वो कास्ट डिटर्मिन्ड थी. तो अंबेडकर क्या मार्क्सिज्म से अग्री करते थे? अंबेडकर जो है अब कहते हैं देखिए मेरी एक डिफरेंट अप्रोच है, एक डिफरेंट सोच है, एंड मैंने डिफरेंट थ्योरी से बहुत सारी चीजें अपनाई भी हैं, बट दिस डज नॉट मीन दैट आई फॉल विद इन दियर स्कूल. इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इफ यू कंपेयर मी मे बी टू द लिबरल्स, राइट, पीपल लाइक नेहरू, पीपल लाइक गांधी, उनके अकॉर्डिंगली उनसे कंपेयर तो मैं एक प्रोग्रेसिव रेडिकल हूं. However, अगर आप लेफ्टिज्म या कम्युनिज्म की बात करें, they might regard me as progressively conservative. Right? So he says my views are very peculiar and dependent on the kind of society that I envision. Now he said कि देखिए मार्क्सिज्म से मैं होल हार्टेडली अग्री नहीं करता. However, there are certain things which I believe in Marxism are correct. And in fact, when Ambedkar converted to Buddhism, जो उनका लास्ट वर्क था which he wrote sometime before he passed away was बुद्धा और मार्क्स, जहां पे उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया बिटवीन बुद्धिस्ट आइडियाज एंड बिटवीन मार्क्स. एंड ही सेज देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड इट इज दीज पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज जहां पे मैं मार्क्सिज्म के साथ भी अग्री करता हूं. ही सेड फर्स्टली देखिए एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि पॉवर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दैट इज द रीजन फॉर इनइक्वालिटी. ठीक है, इनइक्वालिटी, लोगों के अंदर भेदभाव क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो जैसे कि रूसो ने बोला था कि जिस दिन किसी ने बोल दिया ये मेरा है और वो तेरा है, उस दिन से सोसाइटी में जो है इनइक्वालिटी शुरू हो गई. एंड इसी इनइक्वालिटी को कम्बैट करने के लिए दोनों ही बुद्ध ने और एज वेल एज मार्क्स ने वेरियस आइडियाज रखे. तो बुद्धा का जो कंसेप्शन था और भिक्षु कि तुम कोई भी चीज ओन नहीं करोगे बल्कि कम्युनिटी से सारी चीजें लोगे. एंड ऑन द अदर हैंड मार्क्स ने क्या बोला? प्रोलेटेरियट, द वर्किंग क्लास हु हैव नथिंग बट देयर चेंज टू लूज. राइट. इन सब का आइडिया जो है इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था. सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इंस्टेड ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ फिलोसफी जो कि बहुत लोगों के पास थी, द बेसिक आइडियलिज्म जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल बात करते थे, अंबेडकर कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक फिलोसफी जो कि मार्क्स ने थीसिस ऑन फ्योरबैक में आगे रखी, मैं इसके बहुत ज्यादा अग्री करता हूं कि मैटर इस वर्ल्ड के अंदर मटीरियल एग्जिस्ट करता है एंड यही मटीरियल को हमने ट्रांसफॉर्म करना है टू एंश्योर अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी. आइडियाज एक्सेट्रा ठीक ठाक है, बट इस वर्ल्ड की जो मटीरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. एंड इन फैक्ट ही सेज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बुद्धा वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट. राइट, अदर वर्ल्ड ही नहीं था, बट बुद्धिज्म, जैसे कि वेबर ने भी रिमार्क किया, वाज आल्सो ग्राउंडेड इन द रियलिटीज एंड प्रैक्टिकलिटीज ऑफ डे टू डे लाइफ. तो ये जो है पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज थे बिटवीन बुद्धा एंड मार्क्स, एंड दिस इज व्हाट इवन अंबेडकर अग्री टू. However, apart from these, there were numerous points of differences जिसके कारण अंबेडकर ने मार्क्सिज्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया. पहली चीज तो वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म था जो एक मार्क्सिज्म का, उसके कंप्लीटली अगेंस्ट थे. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि आपका हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, एक लीनियर पाथ पे हिस्ट्री चलती जा रही है, एंड जो आपके वेरियस फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जब भी एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, इट विल लीड टू अ चेंज इन द काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम यू हैव विच विल लीड टू अ लार्जर चेंज इन सोसाइटी. ठीक है, अब वो कहते हैं ये क्या एक इनएविटेबिलिटी है कि जब भी ये क्लैश आया चेंज हो गया.
यहाँ पे ह्यूमन एजेंसी को कोई भी एक इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, कि ये इनएविटेबल मान लिया जाता है दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कम्युनिज्म आ ही जाएगा, राइट. दिस was something that Ambedkar did not agree with, right. He says any kind of determinism teleology I am not agreeing with. सेकेंडली गेल ऑमविट बोलते हैं कि अंबेडकर को जो है कम्युनिस्ट का जो नोशन ऑफ क्लास था एंड हाउ ओनली क्लास वाज द बेसिस ऑफ दिस क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस वर द ओनली थिंग्स पुशिंग देम, उससे भी जो है वो डिसएग्री करते थे. Then very importantly the kind of violence and bloodshed that came along with class struggle, अंबेडकर जो है उसके साथ भी अग्री नहीं करते थे. इनफैक्ट हमने देखा है द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी को उन्होंने क्या माना था कि डेमोक्रेसी इज अ फ्रेमवर्क जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है बिना वायलेंस के, बिना ब्लडशेड के. तो इसीलिए वो इस बेसिस पे भी मार्क्स को रिजेक्ट कर देते हैं. फर्दरमोर उनका ये मानना था कि देखिए जो मटीरियलिस्टिक फिलोसफी है कंप्लीटली करेक्ट, बट मार्क्स का ये जो शेयर रिजेक्शन है ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स, दिस इज समथिंग दैट आई डोंट अग्री विथ. आई अग्री कि हिंदुइज्म इज अ वेरी इनएडिक्वेट रिलीजन, बट इसका ये मतलब नहीं मैं पॉलिटिक्स से कंप्लीटली मॉरल डोमेन को हटा देना चाहता हूँ. इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड ही वांट्स टू रिप्लेस हिंदू टीचिंग्स विद बुद्धा टीचिंग्स बिकॉज ही बिलीव्स द आइडिया ऑफ धम्मा आपके पॉलिटिक्स के अंदर टॉलरेंस, इक्वालिटी, लिबर्टी के वैल्यूज इंग्रेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. साथ ही में ये जो इंपॉर्टेंस उन्होंने क्लास को दी थी, ही सेज कि कास्ट एंड बाकी एजेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं, जहां पे ओनली इकोनॉमिक्स बिकेम द डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर, द आइडेंटिफाइंग फैक्टर, उसके कारण जो है Marxists have excluded religion, have excluded caste, जिनके बेसिस पे भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी है वो क्रिएट हो सकती है, राइट. वेरी इंपॉर्टेंटली ही सेज कि मार्क्सिज्म का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि इन्होंने फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी को कंप्लीटली जो है सैक्रिफाइस कर दिया. व्हाई? बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट डज. डिक्टेटरशिप ऑफ एनी काइंड, चाहे वो एक बुर्जुआ की हो चाहे वो प्रोलेटेरिएट की हो, अच्छी नहीं है. ऑन द अदर हैंड अंबेडकर बिलीव्स दैट द फ्रेमवर्क दैट वाज ऑफर्ड बाय बुद्धा व्हिच केम इन द फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक बुद्धिस्ट संघ, दिस इज व्हाट इज द वे टू गो. एंड यही डेमोक्रेटिक बुद्धिस्ट संघ का जो एक आइडिया है वो हमारी डेमोक्रेसी में इंग्रेन होना चाहिए कि लोग जो हैं अपनी वैल्यूज लेके अंदर घुसें, हर किसी के पास एक इक्वालिटी होनी चाहिए, हर किसी के पास सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हर किसी के पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और हर किसी के पास आगे बढ़ने की जो है एक चाह और लिबर्टी और फ्रीडम होनी